बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मैंने एक सर्वे करवाया जी, और बहुत सारे लोगों से रब्ता किया है, ख़ुद भी मैंने रब्ता किया है। जो मेरे दोस्त हैं, अब यहाँ मैं बताऊँगा तो फिर पटा पड़ जाएगा, लेकिन यह है कि उनको इस काम पे लगाया था, क्योंकि पूरी एक टीम है मेरे पास भी सहाफ़ियों की, दोस्तों की, जिनसे फिर मैं सर्विस करवा लेता हूँ। हम ये काम पहले भी करते थे, लेकिन फिर बड़ा लंबा अरसा हो गया, हमने छोड़ दिया। अब मैंने कुछ लोगों को एक्टिवेट किया है दोबारा से। आपको कुछ सर्वेज़ मैं दिखाऊँगा भी, जो दिखा पाऊँगा, और कुछ सर्वेज़ आपको बताऊँगा भी, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपके सामने में रखूँगा। पिछले चंद दिनों से ये तासुर फैलाया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों की सोच इस लड़ाई के बाद जो इंडिया के साथ हुई है बिल्कुल बदल गई है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी गाँव में चले जाएँ, किसी भी शहर में चले जाएँ, किसी भी आप कस्बे में चले जाएं, वहाँ जाकर आप लोगों से पूछें तो लोगों की राय एस्टेब्लिशमेंट के बारे में रत्ती बराबर भी तब्दील नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग दिफा के मामले को एक अलग नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासत में मुदाखलत के मामले को एक अलग नज़र से देखते हैं। और लोगों को इतना शऊर है पाकिस्तान में, मुझे बड़ी हैरत हुई है ये जान के कि लोग इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। अब ये 6 अजला है और 6 में से 5 सेंट्रल पंजाब में है और एक सेंट्रल पंजाब में नहीं है, यानी वो रावलपिंडी है। तो यहाँ मैंने जो सर्वे करवाया या सारा दिन जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कल के दिन में, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि लोग बदस्तूर वही सोच रहे हैं वो जंग से पहले सोच रहे थे। दिफा को और सियासत में मुदाखलत को लोग अलग अलग नज़र से देख रहे हैं, और ना ही कैदी नंबर 804 की मकबूलियत में कमी आई है और ना ही उनके मुखालिफिन की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता कि एस्टेब्लिशमेंट के और अवाम के फासले जो हैं वो उतने ही हैं, तो वो ज़रा कैदी नंबर 804 को एक पहर के लिए बाहर छोड़ के देख लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा। या पाकिस्तान में कोई एक भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देख लें, उन्हें अपनी मकबूलियत का और इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाएगा। दिफा के मामले पर लोग कुछ हद तक राज़ी हुए हैं, लेकिन जो दूसरा मामला उस पर लोग बदस्तूर नाराज़ हैं और वो वहीं खड़े हैं। अब ये सिर्फ जो है मीडिया के ऊपर कुछ टाउट्स आ जाते हैं, कुछ सियासी मफाद परस्त किस्म का टोला आ जाता है, और जो लोग अभी मफादात या फ़ायदे उठा रहे हैं ये वो लोग आ जाते हैं और ये दावा करते हैं, कभी लिख कर कभी बोल कर, कि जनाब बल्ले बल्ले हो गई जी, कमाल हो गया जी, अवाम जो है वो घुल मिल गई जी, कौमी यकजहती। कोई कौमी यकजहती इस लेवल पे इस मामले में नहीं हुई। कौमी यकजहती इंडिया के खिलाफ हो सकती है। एक्चुअली जो पाकिस्तानी है वो इंडिया के खिलाफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी या उसकी सोच के साथ हैं। तो इस बात के अंदर क्लैरिटी लेकर आए, क्योंकि मैंने बाकायदा लोगों से पूछा और पता किया है कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आप देही इलाकों में चले जाएं, दूर दराज चले जाएं, कहीं भी गली मोहल्लों में चले जाएं, एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में किसी किस्म का कोई टके का इजाफा नहीं हुआ। और अगर किसी को कोई जोम है कि बहुत इजाफा हुआ है, तो मैंने लिटमस टेस्ट आपको बता दिया कि इमरान खान को छोड़ के चेक कर लें, एक पहर के लिए छोड़ के चेक कर लें, आपको लग पता जाएगा पूरे पाकिस्तान में आवाज़ क्या आती है। और अगर कोई सही सर्वे करवा लिया जाए, पेड सर्वे के अलावा कोई सही सर्वे करवा लिया जाए, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। वैसे भी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तो सारे ही मानते हैं कि अगर मकबूलियत इमरान खान की ना होती तो इमरान खान को ये छोड़ देते। अगर आज ये इतने ही मकबूल है और इतने तगड़े हो गए हैं, तो फिर ये इमरान खान को छोड़ क्यों नहीं देते, या इमरान खान के साथियों को छोड़ क्यों नहीं देते। और अगर नहीं छोड़ते, चले वो कहते हैं जी कानून के तहत हमने अंदर रखा हुआ है, तो फिर ज़रा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ दें, उन्हें मौका दें कि वो रैली निकालें, जलसा करें, जुलूस करें। वो जहाँ निकलने की बात करते हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये मामला तो बड़ा क्लियर हो गया कि मकबूलियत में कोई तब्दीली नहीं आई। कल भी मकबूल इमरान खान था, बल्कि इसमें ज़्यादा मकबूल हो गया जब उसने जेल से बैठकर मोदी को जवाब दिया। बल्कि मैंने लोगों में सर्वे करवाया था, वो आ गया मेरे पास। मैं आपको कल सुनवाऊंगा कि मोदी को जवाब कौन दे सकता है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, और दीगर बहुत सारी और चीज़ें पाकिस्तानियों ने कही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। एक बात मुसद्दिक मलिक साहब ने कही, ये वफाकी वज़ीर हैं शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा जी जिन्होंने जंग जीती हमने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया, तो एतराज़ क्यों। तो अव्वल तो जनाब किसी ने एतराज़ किया नहीं, और दूसरी बात यह है कि आप जो मर्ज़ी बनाएं, आपको हुकूमत बनाकर दी गई है, तो आप जो मर्ज़ी बनाएं, आपको कौन मना कर सकता है। इस वक्त कानूनी तौर पर आप बना सकते हैं, लेकिन हुकूमत आपकी गैर कानूनी और गैर आईनी है, हुकूमत आपकी लेजिटिमेट नहीं है। तो आप जो मर्जी बनाए। एक तो पाकिस्तान में किसी ने एतराज़ किया ही नहीं, और दूसरा आप कह रहे हैं जंग जीती। मुसद्दिक मलिक साहब, जंग जीतना किसे कहते हैं आपको आइडिया है? जो आखिरी जंग फैसला कुन हुई है ना इस दुनिया में, वो जंग हुई है आज़रबाईजान और आर्मीनिया की।
आज़रबाईजान ने बहुत पुराना तनाज़ा था जो 30-40 साल से चल रहा था, उसे हल करते हुए काराबाग का पूरा इलाका आर्मीनिया से छीनकर आज़ाद करवा लिया था। ये है जंग जहां पे आप कामयाबी मिलती है किसी को। जंग की कामयाबी ये नहीं होती कि दुश्मन का थोड़ा नुकसान कर दिया, थोड़ा मेरा हो गया, कोई बात नहीं, बराबर नहीं। ये जंग की कामयाबी नहीं होती। जंग जीतना इसे कहते हैं कि आप वो तनाज़ा हल कर लें अपने हक में जो आपके और उस मुल्क के बीच में है। ये नहीं क्या पानी का मसला आपने हल कर दिया, आपने जंग जीत ली, क्या आप पानी नहीं रुका हुआ आपका? आज खबरें आ रही हैं, मैं बताता हूं आपको आगे चल के। दूसरा, क्या कश्मीर फतह हो गया जो आपने जंग जीत ली? चले कश्मीर फतह नहीं हुआ, कम से कम वो जो 200-400 चौकियों के बारे में कहा जा रहा था, पीटीवी के कुछ नमूने ये दावा कर रहे थे जनाब वो फतह होगी, वो भी फतह होगी, वो भी फतह होगी, वही दिखा दें हमें जाके मीडिया को कि जनाब ये सारा इलाका फतह कर लिया गया है या ये अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। तो इसको आप ऐसे ना करेंगे जैसे कोई बहुत बड़ी, हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, हमें अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान एयरफोर्स को ये मुकाम दिया कि उसने इंडियन एयरफोर्स को फिजा के अंदर बदतरीन मार मारी है, उनके 6 जहाज तबाह किए हैं। लेकिन जंग का फैसला नहीं हुआ। जंग का फैसला हार जीत के ऊपर होगा ना, कि हम कोई इलाका जीत जाएं, हम कोई अपना मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर हमारी जीत हो जाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर आप कह सकते हैं जंग का फैसला हो गया। या आप कहें कि कश्मीर को आपने आज़ाद करवा लिया, आप कहें जंग का फैसला हो गया, आज लाइन ऑफ कंट्रोल हमने ख़त्म कर दी, हम चले गए, हमने कश्मीर ले लिया। या इंडिया हमारे पानियों के ऊपर अब कभी कोई बंद नहीं बना सकेगा, हमने वो हटा दिए जो बंद बनाए उसने गैर कानूनी। तो ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो बहरहाल आप बनाएं जनाब। और इमरान खान साहब ने तो कहा कि बादशाह भी बना दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब को, और बादशाह तो वैसे एक ही है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, सदा बादशाही उसी की है। यहाँ बड़े बादशाह आए और बड़े गए और तारीख़ में उनका नाम भी नहीं है, कोई उन्हें याद भी नहीं रखता। नाम सिर्फ मेरे रब का रहेगा, या मेरा रब जिनका नाम बुलंद कर दे उनका नाम रहेगा। और रब जो है वो मुश्किल रास्ते पे चलने वालों का नाम बुलंद करता है, जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसके सिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। बहरहाल ये कश्मीर अभी फतह नहीं हुआ, तो जब कश्मीर फतह हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी कामयाबी हमें इस तरह की मिलेगी जो ग्राउंड के ऊपर हम दिखा सकेंगे अपनी आने वाली नस्लों को, तो हम कह सकते हैं कि ये यानी 1965 की जंग थी, और मानता हूँ फुल फ्लैज जंग थी, हर तरफ से जंग हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई थी। पाकिस्तान ने कुछ इलाके ले भी लिए थे। 1971 की जंग थी जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, इंडिया जंग जीत गया था, उसने पाकिस्तान का आधा मुल्क तोड़ के अलग कर दिया था, तो वहाँ इंडिया को कामयाबी हो गई थी। तालिबान की और इनकी जंग हुई है। अब ये हमारी तो मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे की लड़ाई है टोटल बीच में से, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया। एक दिन पाकिस्तान ने 1 घंटा जवाब दिया, दूसरे दिन भी मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा जवाब दिया, लड़ाई खत्म हो गई। ये तो दिनों तक चलती हैं लड़ाइयां। 6 हफ्ते लड़ाई चली थी आज़रबाईजान और आर्मीनिया की। रशिया जो है वो 3 फरवरी 2022 से लड़ रहा है, आज तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही रशिया की यूक्रेन के साथ। पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व भी हो जाती है बार बार। जंग वो थी जो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक चलती रही, उसे आप जंग कहते हैं। या इसराइल ने जो अटैक कर दिया वो भी अब तकरीबन 1.25 साल हो गया है, उस मामले को भी 1.5 साल, वो भी अभी तक जंग चल रही है। तो नाज़रीन, बल्कि उसको मैं जंग कहते हुए भी शर्म आती है। एक तरफा ही मार रहे हैं निहत्ते लोगों को, बेकसूर लोगों को, मासूम शहरियों को और बच्चों को निहत्ते कत्ल किया जा रहा है, उसको भी आप ऐसे जंग नहीं कह सकते। बहरहाल 3 खबरें अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और ये 3 खबरों को जब आप जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। नंबर 1 खबर जो है वो DGISPR का एक स्टेटमेंट है। DGISPR ने यह स्टेटमेंट दिया था एतवार वाले दिन। स्टेटमेंट उनका यह था कि भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, अगर ऐसा हुआ तो दहाइयों तक नताइज महसूस होंगे। यानी बड़ा सख्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने भारत को खबरदार करते हुए कहा था कि अगर पानी रोका गया तो दहाइयों तक इसके असरात महसूस किए जाएंगे। यानी पाकिस्तान ऐसा टका के भारत को जवाब देगा। अब आ जाएं जनाब खबर, और ये रात को आई थी और जियो पे छपी है। ये खबर क्या कह रही है? भारत की आबी जारहियत किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक दिया, और भारतीय इक़दाम की वजह से दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम हो गया है। और भारत ने से पहले पानी एक दफ़ा छोड़ा भी था बीच में, याद है, लेकिन वहाँ से जियो ने यह खबर रिपोर्ट की है कि
जो मकामी जराए हैं सिक्योरिटी के, उनके मुताबिक किशन गंगा डैम से भारत की जानिब से दरिया नीलम का पानी रोक लिया गया है और इसको भारतीय आबी जारहियत कहा जा रहा है। तो DGISPR साहब ने 2 दिन पहले चैलेंज किया था कि अगर भारत ने पानी रोका तो नताइज कई दहाइयों तक महसूस होंगे, और 2 दिन के बाद भारत ने पानी रोक दिया। और इस वक्त का जो पसंदीदा चैनल है एस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का, वो जियो चैनल है। तो जियो ने अब खबर भी चला दी जनाब उन्होंने वाकई पानी रोक दिया है। तो अब क्या पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा, या पाकिस्तान को फौरी तौर पे ऐसा जवाब देना चाहिए जो दहाइयों तक भारत इसको महसूस करे? वो जवाब क्या हो सकता है? हम तवक्को करते हैं कि वो जवाब दिया जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ है कि ISPR ने ये कहा, जबकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनके हवाले से भी ये खबरें पाकिस्तान की मीडिया में छपवाई गई कि जो 2 इंसिडेंट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जिसमें मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया है, उन दोनों वाक़यात के पीछे भारत है। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने क्लेम किया। अब मामला यह है कि एक तरफ बच्चों का कत्लेआम पाकिस्तान में हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है। तो पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ सेलिब्रेशन करते रहेंगे कि एयरफोर्स को अल्लाह ताला ने जो कामयाबी दी है उस कामयाबी का हम इतना सेलिब्रेट करेंगे कि हमारी तवज्जो ही नहीं रहेगी कि जनाब भारत हमारे बच्चे कत्ल कर रहा है? यानी लोग तो कह रहे हैं ना ड्रोन हमला हुआ, और ये पाकिस्तान की रियासत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ISPR ने कहा कि नहीं, इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इसकी तहकीकात करेंगे, और भारत पे उन्होंने डाल दिया सारा मामला। उन्होंने कहा जी भारत ने किया, तो हम यकीन कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान का इदारा है, मैं पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहा हूं, तो उन्होंने ठीक बात की कि भारत ने किया, ये बच्चे भारत ने कत्ल किए। और बलूचिस्तान वाले बच्चे जो हैं, वो जो खुद कुछ बम धमाका एक बस के ऊपर किया गया बच्चों की, वो भी भारत ने किया। तो भारत को जवाब कौन देगा इसका, और कैसे जवाब दिया जाएगा इसका? क्या हम सिर्फ शिकायतें ही लगाते रहेंगे? अब पाकिस्तान को अमरीकी दबाव से निकलकर भारत को जवाब देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह दें पाकिस्तान को जंगबंदी, तो हम कह दें जनाब जंगबंदी। डोनाल्ड ट्रंप ख्वाहिश का इजहार करें जंगबंदी, तो भारत भी तो जंगबंदी करे। भारत कभी पानी रोक देता है, जिसको इसहाक डार ने, नायब वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि पानी रोका गया तो इसको जंग तस्वुर किया जाएगा, इसे एक जंगी इकदाम या हमला तस्वुर किया जाएगा अगर पाकिस्तान का पानी रोका। ये इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था। तो जब पाकिस्तान खुद कह चुका कि ये जंगी कदम है और साथ आपके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ये बात क्लेम कर रहे हैं कि बच्चे भारत कत्ल कर रहा है, तो पाकिस्तान इसका जवाब क्या दे रहा है? क्या पाकिस्तान सिर्फ इसलिए चुप रहेगा कि अमेरिका बहादुर ने मना कर दिया है, या अमेरिका ने हुक्म दे दिया पाकिस्तान को कि सीज फायर कर लें? भारत की ख्वाहिश पे अमेरिका ने पाकिस्तान को हुक्म दिया कि आप सीज फायर कर लें, और पाकिस्तान ने फौरन सीज फायर कर लिया। अब भारत जो कुछ कर रहा है इसका जवाब कौन देगा और कब देगा? क्योंकि एलिगेशन आप हर चीज का भारत पे लगा रहे हैं, तो फिर भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर लाजिम है कि भारत को इसका जवाब भी दे। ये नाजरीन एक चीज मैंने आपके सामने रखनी थी। और हाँ, इसके साथ एक तीसरी खबर भी है। तीसरी खबर जो है उसमें DGISPR ने फिर वही बात की। उन्होंने कहा जी कि असल तनाज़ा अब भी बरकरार है, भारत को जंग चाहिए तो जंग ही सही। ये हुई ना बात। DGISPR कह रहे हैं, 2 टोक अंदाज में उन्होंने वादे किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल तनाज़ा अब भी बरकरार है। भारत को अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। और ये उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया है। और उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। एटमी जंग दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकती है। एटमी जंग नाकाबिले तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के वजीर एटमी जंग की धमकियां दे रहे थे और ये बार बार कह रहे थे, मैं उस वक्त भी ये समझा रहा था कि ये बातें आप मत करें, ये बातें जंग के बाद आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। पाकिस्तान के कुछ जो दुनिया के अंदर सफ़ीर गए हुए हैं वो भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे थे। पाकिस्तान के कुछ वज़रा ने भी दिए थे। इंडिया से भी आते हैं ऐसे स्टेटमेंट, लेकिन पाकिस्तान उन स्टेटमेंट्स को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता, जबकि इंडिया ऐसे स्टेटमेंट्स को पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल करता है। आप फर्ज करें पाकिस्तान में किसी ग्रुप के पास यूरेनियम पकड़ी जाए तो इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या करेगा आलमी सतह पे, लेकिन इंडिया में बाकायदा यूरेनियम बार बार पकड़ी गई प्राइवेट लोगों के पास से। पाकिस्तान ने आज तक इस मामले को इतना उठाया ही नहीं। इंडिया को तो दीवार के साथ लगाना चाहिए, दुनिया को बोलना चाहिए कि गैर जिम्मेदार लोग हैं, यहां यूरेनियम मिल रही है और वो भी प्राइवेट लोगों के पास से। खुदा ना खास्ता ये कोई धमाका करें या कोई और चीज करें तो कौन जिम्मेदार होगा। बहरहाल अब ये उन्होंने कहा जी भारत अपने बयानिए की वजह से आग से खेल रहा है और भारत अगर जंग चाहता है तो फिर जंग ही सही। ये उनका रद्द-ए-अमल है DGISPR का। तो उम्मीद करते हैं कि जो पानी खुलवाने वाला मामला है ये पाकिस्तान भारत से करवा लेगा। एक और खबर यह है कि एमर वली खान साहब ने
चेयरमैन पीटीए को माफ़ करने से इनकार कर दिया। उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा, क्योंकि वो चेयरमैन पीटीए ने उनको कहा ना कि आप चर्स मुझे भी दें पीने के लिए, चर्स वाला सिगरेट, उस पर एमएल वली खान साहब बिगड़ गए। उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी दाढ़ी रख के आप हरकत क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने उनको काफ़ी सुनाई। फिर चेयरमैन साहब की जान नहीं छूट रही थी, उठ के खड़े हो गए और जाते हुए भी उन्होंने माफ़ी मांगी, गुजर रहे थे दरवाजे की तरफ, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा लग रहा था कि यार ये देखो मेरे आगे कैसे बोल सकता है। अब एमएल वली खान साहब को भी ये देखना पड़ेगा ना कि इतनी जुर्रत किसी को कैसे हुई। क्या बादशाह खान के खानदान की ये इज्जत रह गई है कि अब उनको ताने दें रिटायर्ड जर्नैल, और वो भी जो नौकरी है सरकार ने दी हुई है उन्हें, वो जवाब दें आपको और वो आपको ताने दें। वो ताने आपको इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि उन्होंने आपको सेनेटर की सीट कैसे लेकर दी है। लिहाजा जब सियासतदान कंप्रोमाइज करता है ना तो फिर वो मजबूत नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं कि बहुत मुश्किल होगा, यानी 90% चांसेस ये है कि एमएल वली खान साहब इनको नौकरी से नहीं निकलवा सकेंगे, क्योंकि एमएल वली खान साहब ने ये कहा अपने मुंह से कि मैं कोशिश करूंगा पूरी हद्दुल इम्कान कि मैं इनको बर्खास्त करवाऊं, इनको नौकरी से निकलवाऊं। लेकिन याद रखिएगा ये सुलह हो जाएगी। वजह यह है कि एमएल वली खान साहब पे उन्होंने एहसान किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने, और एस्टेब्लिशमेंट के आदमी को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। नुकसान पहुंचाने का इम्कान 5-10% है, और एमएल वली खान साहब को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंप्रोमाइज करके सीट ले लेते हैं फिर आपको बार बार कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बहरहाल इस मामले में एमएल वली खान साहब की सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सिविलियन को जब मर्जी आप लंग दे टप दे जो मर्जी कह दें तो उनकी कोई इज्जत ना हो या उन्हें फर्क ना पड़े इससे। तो ये बड़ा तगड़ा जवाब एमएल वली खान साहब ने दिया है अब तक। तो आगे देखते हैं क्या होता है। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कमाली काम हो गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस में उन्हें मिलने के लिए आए हुए थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। इनके साथ एक मुलाकात हो रही थी। अब साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम चल रहा है, और ये बड़े लंबे अरसे से चल रहा है कि सफ़ेद फार्म लोग वहाँ पे परेशान हैं और स्याह फार्म लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ सफ़ेद फार्म अफराद की नस्लकुशी भी हो रही है, या उनके कारोबार पे, उनके मामूलाती ज़िंदगी पे असरात पड़ रहे हैं। कोई रेसिज्म चल रही है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। अब इसके ऊपर जो है वो अमेरिका के अंदर कोई रद्द-ए-अमल भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साथ बिठा के जो सदर रामाफोसा है उन्हें दिखाया कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस दिखाई। उन्हें दिखाया देखिए ये साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये जो वाइट पीपल है या सफ़ेद फार्म जो लोग हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। और ये वो बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बोला भी, दिखाया भी, बार बार दिखाया, तस्वीरें दिखाई, वीडियोज़ दिखाई। तो वो मीडिया की मौजूदगी में उन्हें शर्मिंदा कर रहे थे। ये वैसे ही एपिसोड है जैसे वो फंस गया था ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का जो सदर था, डोनाल्ड ट्रंप के आगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रा इनको टाइट करना शुरू किया। तो वहाँ पे जो मीडिया बैठा हुआ था वो भी देख रहा था, लेकिन एक जुमला बोला जो साउथ अफ्रीका का सदर है, और उसने डोनाल्ड ट्रंप की सारी मेहनत को खा लिया। उसने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज़ नहीं है। अब ये ताना उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले अरब ममालिक का दौरा किया, वहाँ पे उन्हें तोहफे में एक जहाज़ भी दिया गया, और अरब ममालिक में जमहूरियत नहीं है सच। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं की, वहाँ के नेगेटिव्स के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि वहाँ वो बड़े खुश रहे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में, या अमेरिका के लिए आ रही थी। तो बड़ा वो पॉजिटिव रहे, वहाँ बड़ा अच्छा मूड रखा डोनाल्ड ट्रंप ने, और कोई नेगेटिव बात वहाँ उन मुल्कों में नहीं की। तो ये ताना दिया साउथ अफ्रीका के सदर ने जो तजारत के चक्कर में आए हुए थे अमेरिका में। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास आपको देने के लिए कोई जहाज़ नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है। तो इस ताने के ऊपर कहका भी लगा, और फिर लोगों ने इसको बड़ी गहराई से लिया कि ये एक्चुअली अमेरिका की एक ऐसी पॉलिसी की अक्कासी करता है कि अमेरिका को जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ उसकी पॉलिसी कुछ और होता है, और जहाँ अमेरिका को फ़ायदा नहीं होता तो वहाँ उसकी पॉलिसी कुछ और होती है। जहाँ उसने ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करना होता है वहाँ पॉलिसी कुछ और हो जाती है, और जहाँ उन्होंने इग्नोर करना होता है वहाँ पॉलिसी कुछ और हो जाती है। अब फ़लस्तीन का और इसराइल का मामला देख लेना कि अभी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तक पूरे गज़ा के ऊपर हमारा कब्ज़ा नहीं हो जाता तब तक हम जंगबंदी नहीं करेंगे। और जो ह्यूमन क्राइसिस है या इंसानी अलमिया जो इस वक्त हम देख रहे हैं गज़ा में, वो अपनी शिद्दत पर पहुंच चुका है। बच्चों की जान खतरे में है, जबकि एक दावा इसराइल की जानिब से ये किया गया है कि कुछ इमदादी ट्रकों को
गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। अब मामला बड़ा गंभीर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर एक अलर्ट भी जारी किया है। दुनिया भर के ममालिक आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि इसराइल इन ममालिक को धमकी दे रहा है। यानी यूके ने आवाज़ उठाई, बरतानिया ने, तो इसराइल ने कहा ठीक है, अगर ये अपना माशी नुकसान करना चाहते हैं इसराइल की मुखालफत में तो इनकी मर्ज़ी है। यानी वो ऐसा दीदा दिलेरी से दुनिया को अपने पैसे और अपनी ताकत के बलबूते पे इसराइल कंट्रोल करता है। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, उनके और उनके अहले खाना के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। पहले बहुत सारे सहाफ़ियों की फैमिलीज़ के, रिश्तेदारों के, जानने वालों के या उनसे जुड़े हुए लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद किए गए थे। ये 7 सहाफ़ी हैं या 8 हैं, इनके ऊपर पहले अटैक किया गया था। 34 की एक और लिस्ट है जिनके ऊपर बाद में अटैक किया जाएगा। अब साबिक सदर है पाकिस्तान के आरिफ अलवी, पहले इनका क्लिनिक बंद किया गया। ये डेंटल डॉक्टर है, इनका क्लिनिक बंद किया गया ताकि ये लोगों का वहाँ इलाज करके पैसे ना कमा सकें, और अब इनके अकाउंट्स फैमिली के मुंजमद कर दिए गए हैं ताकि इन्हें कंप्रोमाइज़ करवाया जा सके। अंदाज़ा करें नाज़रीन कि पाकिस्तान की रियासत किस लो लेवल पे पहुँच गई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।